हाँ, तो न्यूरल सिस्टम में अपन डिस्कस कर चुके हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। क्लियर है? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। हमें पता चला कि यहाँ ये एक ऐसा सेल है जिसमें दो टाइप की प्रोसेसेस डेवलप हुई हैं, डेंड्रोन और एक्सोन। क्लियर है? अब आगे की डिस्कशन हम इन्हीं प्रोसेसेस से, इन्हीं न्यूराइट्स से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? न्यूराइट्स हमारे पास कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं न्यूराइट्स। न्यूराइट्स कितने हैं? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? तो देखो, पहला एक्सोन है। हम पहले एक्सोन की बात करेंगे, फिर डेंड्रोन की बात करेंगे। क्लियर है? डेंड्रोन और एक्सोन 2 न्यूराइट्स हैं, 2 सेल प्रोसेसेस हैं हमारे पास, इन्हें डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर बात की जाए एक्सोन की, अगर एक्सोन की बात की जाए तो ये ऐसी सेल प्रोसेस है, ऐसा न्यूराइट है जिसका नंबर सिर्फ 1 होता है। यानी किसी भी न्यूरॉन में देख लो, एक्सोन हमेशा तुम्हें 1 ही मिलेगा। क्लियर है? जबकि डेंड्रोन जो हैं वो काफी सारे होते हैं, मैनी इन नंबर। क्लियर है? समझ लो, इनके नंबर ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, एक्सोन जो है, क्लियर है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है? अगर हम लोग बात करें तो एक्सोन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। क्लियर है? माइलिन शीथ प्रेजेंट है, जबकि डेंड्रोन पे माइलिन शीथ नहीं होती। क्लियर है? यहां माइलिन शीथ एब्सेंट है, यहां माइलिन शीथ एब्सेंट है। क्लियर है? समझ गए ये डिफरेंस। नेक्स्ट अगर बात की जाए भाई, चलो माइलिन शीथ तो एक्सोन के पास है, ठीक है, और इसके पास माइलिन शीथ नहीं है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिर्फ न्यूरॉन में मिलते हैं, वो स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर, वो स्पेशल टाइप के सेलुलर पार्ट जिन्हें निसल ग्रेन्यूल या निसल बॉडी कहा जाता है, वो एक्सोन में नहीं होते। तो हम लोगों ने डेंड्रोन में कहाँ बनाया था? डेंड्रोन में भी नहीं है। बट ये साइटोन में, और साइटोन और डेंड्रोन बहुत बहुत हद तक आपस में मिले हुए से होते हैं। ठीक है? एक्सोन लॉन्गेस्ट पार्ट है, नो डाउट, बट डेंड्रोन साइटोन से बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में जुड़े हुए हैं। तो हम लोग कह देते हैं कि डेंड्रोन में भी निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर है? निसल ग्रेन्यूल्स का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट कि भाई एक्सोन में निसल ग्रेन्यूल नहीं है। क्लियर है? एक्सोन में निसल ग्रेन्यूल्स नहीं है, जबकि डेंड्रोन में निसल ग्रेन्यूल्स हैं। क्लियर है? डेंड्रोन में निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कि भाई एक्सोन की जो ब्रांचेस होती हैं, एक्सोन की जो ब्रांचेस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सोन की ब्रांचेस को कहा जाता है टीलोडेंड्राइट्स। टीलोडेंड्राइट्स। जबकि डेंड्रोन की जो ब्रांचेस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डेंड्रोन की ब्रांचेस को कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्लियर है? क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स। एक ये डिफरेंस था। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए भी एक्सोन कंडक्शन किस तरह से करता है, मतलब कंडक्शन की डायरेक्शन क्या है, एक्सोन से जो कंडक्शन होती है उसकी डायरेक्शन क्या है? तो देखो, एक्सोन के द्वारा जो कंडक्शन की जाती है उसकी डायरेक्शन डिस्कस की जाए तो हम लोग कहेंगे कंडक्ट इंपल्स, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंपल्स अवे फ्रॉम साइटोन। क्लियर है? साइटोन से दूर लेकर के जाएगा सिग्नल्स को, अवे फ्रॉम साइटोन। साइटोन से दूर लेकर के जाता है सिग्नल्स को। जबकि अगर अपन बात करें डेंड्रोन की कंडक्शन की डायरेक्शन, तो लिखो कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड साइटोन। ये साइटोन की तरफ लेकर के आता है। क्लियर है? ये क्या करता है? साइटोन की तरफ लेकर के आता है इंपल्स को। तो देखो, साइटोन को अगर हम लोग सेंटर पार्ट माने, हालांकि
न्यूक्लियस वहां है तो वो मेजर पोर्शन, वो सेंट्रल पोर्शन अपने आप कंसिडर हो गया। अगर हम सेंटर माने और ये इसकी दोनों प्रोसेसेस हैं तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, एक्सोन ऐसी प्रोसेस है जो सिग्नल को सेंटर से दूर लेकर के जाती है, जो क्या करती है, सिग्नल को सेंटर से दूर 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 लेकर के जाती है। क्लियर है, सेंटर से दूर जा रहा है। इसे या इस तरह की इंपल्स कंडक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ इंपल्स कंडक्शन है। क्लियर है। जबकि डेंड्रोन की बात करें, डेंड्रोन इंपल्स को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंटर या साइटोन की तरफ लेकर के आती है, ऐसे तरफ लेकर के आ रही है, सेंटर की तरफ लेकर के आ रही है। तो सेंटर की तरफ आने वाला जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये सेंट्रीपिटल है, ये सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ इंपल्स कंडक्शन, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ इंपल्स कंडक्शन। ये दो तरह के इंपल्स कंडक्शन के टाइप है। एक्सोन सेंट्रीफ्यूगल करता है, डेंड्रोन सेंट्रीपिटल करता है, ये डिफरेंस है और ये मेन डिफरेंसेस में से एक है। क्लियर है, समझ गए? तो नोट करो एक्सोन और डेंड्रोन के बारे में, नोट करो एक्सोन और डेंड्रोन के बारे में जल्दी। हो गया? चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये डिफरेंस थे एक्सोन और साइटोन के बीच में, ठीक है, सॉरी एक्सोन और डेंड्रोन के बीच में। अब हम कुछ बेसिक से पॉइंट और हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। देखो वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये रफ क्यों नहीं हो रहा है? चलो अब कुछ बेसिक से पॉइंट और हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ न्यूराइट्स में इंपॉर्टेंट न्यूराइट, अगर दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में से इंपॉर्टेंट कंसीडर करें या दोनों को कंपेयर करें, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट हमें एक्सोन का मिलता है, क्योंकि मेजर पोर्शन वही है एक तरह से न्यूरॉन का, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसकी वजह से न्यूरॉन को लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है बॉडी का। तो हम एक्सोन से कुछ बातें कंसीडर करेंगे एक्सोन के स्ट्रक्चर से। और सपोज ये एक्सोन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक्सोन का स्ट्रक्चर है, समझ गए? बीच में से एक हिस्सा काट लिया हम लोगों ने और इसकी स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हो? इसके अंदर से फ्लो होने वाले फ्लूइड को क्या कहेंगे? इसके अंदर से फ्लो होने वाले फ्लूइड को क्या कहेंगे? इसका एक्सोप्लाज्म। क्लियर है? ये क्या है? ये एक्सोप्लाज्म है, ये एक्सोप्लाज्म है। और एक्सोन कवर्ड है भाई स्वान सेल से। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है स्वान सेल, ठीक है, समझ गए? इस तरह की स्ट्रक्चर है स्वान सेल। तो एक्सोन स्वान सेल से कवर्ड है, और स्वान सेल्स ने क्या किया है, यहाँ माइलिन सिक्रीट किया है। यहाँ क्या किया है? एक फोस्फोलिपिड स्फिंगोमाइलिन की बनी हुई लेयर माइलिन शीथ सिक्रीट की है। तो देखो ये इस तरह से माइलिन सिक्रीशन हुआ है। इस तरह से माइलिन सिक्रीशन हुआ है। क्लियर है, समझ गए? चलो
तो अब ये सेल्स तो हैं स्वान सेल, ये क्या है? स्वान सेल। स्वान सेल्स जो हैं हम लोग कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस मैनर में अरेंज्ड हैं। ये क्या है? कंटिन्यूअस है। क्लियर है? एक्सोन पे कंटिन्यूअसली अरेंज्ड है, बीच में कोई गैप नहीं है, जबकि इनके द्वारा सिक्रीट की गई माइलिन शीथ, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस है ना? माइलिन शीथ क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है? ये डिफरेंस है, समझ गए? तो माइलिन शीथ में और स्वान सेल में डिफरेंस कंटिन्यूटी का है। क्लियर है? किस चीज का डिफरेंस है? कंटिन्यूटी का डिफरेंस है। और अब देखो, हम लोगों ने कहा साइटोन या फिर न्यूरॉन की अगर बात करें तो न्यूरॉन या न्यूरॉन के साइटोन वाले पार्ट पे जो एक्सटर्नल कवरिंग बनती है वो कवरिंग क्या है? न्यूरिलीमा है। तो यहाँ भी न्यूरिलीमा तो होगी क्योंकि ये न्यूरॉन का ही पार्ट है। अब वो न्यूरिलीमा कहाँ बताएंगे? तो न्यूरिलीमा हम लोग यहाँ इन स्वान सेल्स की आउटर कवरिंग को ही कंसीडर करते हैं, इसे ही कहते हैं ये न्यूरिलीमा है। क्लियर है? ये न्यूरिलीमा है। जबकि ये जो एक्सोन की कवरिंग बन रही है, एक्सोन की ये जो मेम्ब्रेन बन रही है, इसे हम लोग एक्सोलीमा बोलते हैं, इसे एक्सोलीमा बोलते हैं। तो अब एक चीज बताओ भाई, माइलिन शीथ तो बने या ना बने, यानी स्वान सेल्स हो या ना हो, ठीक है? कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिन पे स्वान सेल नहीं होते, कोई और सेल होता है, तो क्या वहां स्वान सेल नहीं होंगे तो न्यूरिलीमा नहीं होगी? नहीं, वहां न्यूरिलीमा होगी, बट हम उस सेल की आउटर कवरिंग को न्यूरिलीमा बता देंगे। समझ रहे हो? और एक्सोलीमा तो एक्सोलीमा है ही। इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। क्लियर है? समझ गए? एक्सोप्लाज्म कंटिन्यू है, एक्सोप्लाज्म एक्सोन का प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और स्वान सेल्स कंटिन्यू, माइलिन शीथ डिसकंटिन्यूअस है, और ये हमारा एक्सोन है। ये क्या है? एक्सोन है। क्लियर है? अब जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती, जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती, उस हिस्से को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। इसे क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर है? नोड ऑफ रेनवियर ये है। समझ गए? चलो, ये स्ट्रक्चर है यहाँ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसे नोट करो, जल्दी निपटाओ इसे, जल्दी नोट करो इसे। जल्दी। हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। ये एक्सोन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट थे जो कई कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? हम लोगों ने न्यूराइड्स में डिफरेंस क्लियर कर लिए हैं, देख लिए हैं। ठीक है, न्यूराइड्स के डिफरेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? हम बात कर रहे थे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, है ना? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, उसकी न्यूराइड्स में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, कर लिया है। अब हम उससे आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। आगे वाला पॉइंट क्या है भाई? न्यूरॉन के टाइप्स पे आते हैं अब हम लोग। ठीक है, न्यूरॉन कितने टाइप का होता है ये बात कर लेते हैं। समझ गए? तो बनाओ पॉइंट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब टाइप्स डिफाइन करने के लिए किसी न किसी चीज को तो बेस मान करके ही चलेंगे। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
न्यूराइट्स। इन्हीं न्यूराइट्स के नंबर के बेसिस पे न्यूरॉन्स के टाइप्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि न्यूराइट्स कितने हैं इस बेसिस पे। चलो, इस बेसिस पे न्यूरॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टाइप के होते हैं, यहाँ इस बेसिस पे फर्स्ट जो टाइप है न्यूरॉन की वो होती है एपोलर न्यूरॉन। क्लियर है? फर्स्ट टाइप है एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन का मतलब ऐसा न्यूरॉन जिसमें कोई पोलरिटी नहीं बनी हो। पोलरिटी कब बनती है? जब सेल प्रोसेसेस निकलती हैं। तो यहाँ मतलब सेल प्रोसेसेस न्यूराइट्स नहीं है, यानी ना तो यहाँ एक्सोन है और ना ही यहाँ डेंड्रोन है। क्लियर है? दोनों ही सेल प्रोसेसेस नहीं है। तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप का होगा। क्लियर है? सिंपलेस्ट टाइप, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट भाई, ये सिंपलेस्ट टाइप का तो है। अब अगर पूछा जाए कि ये सेल अपीयरेंस कैसी देगा, मतलब दिखने में कैसा होगा, तो एपोलर न्यूरॉन है, कोई पोलरिटी नहीं, ऐसा होगा, ये इसका न्यूक्लियस और ये न्यूरॉन। ठीक है? पूछा जाए भाई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात कर लो। एग्जाम्पल ऐसे न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मोस्ट सिंपल एपोलर टाइप के न्यूरॉन कहाँ देखने को मिले थे? मोस्ट सिंपल टाइप के न्यूरल सिस्टम में। और मोस्ट सिंपल टाइप का न्यूरल सिस्टम है जो सबसे पहले आया था वो न्यूरल सिस्टम। सबसे पहले कौन सा न्यूरल सिस्टम आया, किन में आया? तो ये न्यूरल सिस्टम सिंपलेस्ट टाइप का था, एपोलर न्यूरॉन वाला। किस में आया? सीलेंट्रेट्स में, यानी हाइड्रा में। तो एग्जांपल है सीलेंट्राटा, सीलेंट्राटा। क्लियर है? इनके अंदर सिंपलेस्ट न्यूरॉन प्रेजेंट थे, एपोलर न्यूरॉन। फिर नेक्स्ट सेकंड टाइप, सेकंड टाइप है वो है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर एक पोलरिटी हो। यूनि मतलब एक, पोलरिटी, पोलर मतलब एक पोलरिटी है। ठीक है? समझ गए? मतलब एक पोल बना हुआ है, एक आउटग्रोथ है यहाँ। वो आउटग्रोथ कौन सी होगी? तो डेफिनेटली यहाँ एक आउटग्रोथ सिंगल जो की है एक्सोन होगी। क्लियर है? यानी यहाँ एक्सोन तो प्रेजेंट है और वो भी एक है, डेंड्रोन नहीं है यहाँ। क्लियर है? डेंड्रोन नहीं है। समझ गए? एक्सोन प्रेजेंट है बट एक है और डेंड्रोन है नहीं। इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा? तो यहाँ अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बताते हैं भाई। देखो, यूनिपोलर न्यूरॉन भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल टाइप का ही है थोड़ा सा, बस एक एक्सटेंशन निकल गई और ये एक्सटेंशन आउट ग्रोथ है एक्सोन। क्लियर है? समझ गए? ये है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल ऐसे सिंपल टाइप के यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ऐसे सिंपल टाइप के यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्लियर है? जब हम एम्ब्रियो के रूप में होते हैं उस वक्त, एम्ब्रियोनिक स्टेज। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्लियर है? ये है। समझ गए? ये क्या है? यूनिपोलर न्यूरॉन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भाई थर्ड टाइप है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन कौन से होंगे भाई? नाम से पता चल रहा है दो पोलरिटी हो जाएंगी। ठीक है? दो पोलरिटी यानी एक तो एक्सोन, और एक्सोन जनरली एक ही होता है ना, तो एक्सोन प्रेजेंट और वो एक है, और डेंड्रोन यहाँ एक हो जाएगा। दूसरी पोलरिटी डेंड्रोन की होगी और एक हो जाएगा डेंड्रोन। अब ये न्यूरॉन देखने में कैसे होते हैं, यानी इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? तो इनकी अपीयरेंस कुछ कुछ ऐसी होती है। ठीक है? कुछ कुछ ऐसी होती है। ऐसे मतलब यानी ये ऐसे न्यूरॉन होंगे जिनमें एक आउटग्रोथ एक्सोन होगी, एक आउटग्रोथ डेंड्रोन होगी। समझ रहे हो? तो ये जैसे मान लो एक्सोन है और ये मान लो डेंड्रोन है। क्लियर है? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। समझ गए? चलो, और ये तो बच गया ये पार्ट, ये बीच वाला साइटोन है। समझ गए? चलो,
अगर पूछे एग्जाम्पल भी ऐसे न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बाइपोलर न्यूरॉन स्पेसिफिक है। और ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं हमें, जैसे अगर हम बात करें इन रेटिना, हमारी रेटिना में, क्लियर है, इन ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, इन ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, हमारी ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन जहां से ओल्फैक्शन के सिग्नल मिलते हैं, सेंस ऑफ स्मेल होता है, ठीक है, वहां। और इन टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। ये है हमारे 3 एग्जाम्पल किस चीज के, जहां हमें बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। अपने बॉडी की बात हो रही है, हमारी रेटिना, हमारी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, हमारे टेस्ट बर्ड्स, क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ न्यूरॉन, फोर्थ टाइप ऑफ न्यूरॉन है, इसे हम लोग कहते हैं सूडो बाइपोलर, या फिर इसे कहा जाता है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, क्लियर है। सूडो बाइपोलर या सूडो यूनिपोलर बोल दो, ऐसा न्यूरॉन है। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, यहाँ 2 पोलरिटी भी है, 1 पोलरिटी भी है, ऐसा क्या है? तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन क्लियर करो कि भाई यहाँ पोलरिटी कौन कौन सी है। एक्सोन है, हाँ है। डेंड्रोन है, हाँ डेंड्रोन भी है, ठीक है। एक्सोन कितने, 1 है। डेंड्रोन कितना है, 1 है। चलो, फिर ये तो बाइपोलर होना चाहिए। सूडो क्यों बोल रहे हैं? सूडो बोल रहे हैं इसकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस के कारण। क्या होता है, देखो बाइपोलर और सूडो बाइपोलर में स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझना। यहाँ क्या है भाई, स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, न्यूरॉन ने ग्रोथ स्टार्ट की और न्यूरॉन का साइटोन सिर्फ एक ही तरफ रह गया, समझ गए, एक ही तरफ रह गया, यानी आधा बाइपोलर बन पाया है, समझ गए। इसे हम लोग कहते हैं सूडो बाइपोलर, यानी एक्सोन भी है और डेंड्रोन भी है, क्लियर है। एक्सोन भी है और डेंड्रोन भी है और साइटोन भी है, बट कंप्लीट नहीं हो पाया, समझ गए। तो ये अगर पूछा जाए कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल की बात की जाए, तो ऐसा न्यूरॉन यानी सूडो बाइपोलर और सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये कहाँ मिलता है? तो ये हमें मिलता है एग्जाम्पल इन डोर्सल रूट, इन डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की डोर्सल रूट के अंदर मिलता है ये, समझ गए। जहां डोर्सल रूट गैंग्लिया बनता है, DRG बनता है, जहां वहां मिलता है हमें ये, क्लियर है। ये सूडो यूनिपोलर सूडो बाइपोलर टाइप का, ठीक है, समझ रहे हो। चलो, ये है क्लियर। ये 4 टाइप हुए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5th टाइप की, ये नोट करो, फिर वो 5th टाइप डिस्कस करेंगे, जगह नहीं है ना, हो गया। बात करते हैं 5th टाइप, मैं ये डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट टाइप डिलीट कर रहा हूं, यहां डिस्कस करते हैं अपन, ध्यान देना 5th टाइप को। 5th टाइप कौन सी है? 5th टाइप बताई जाती है मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्लियर है। मल्टीपोलर न्यूरॉन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन किस तरह के होते हैं, यानी कई सारी पोलरिटी हैं, मतलब एक्सोन भी होगा और डेंड्रोन भी होगा। एक्सोन जनरली एक होता है, तो डेंड्रोन काफी सारे होंगे, मैनी, समझ गए। और ऐसे न्यूरॉन का डायग्राम हम लोग अभी अभी बना करके आए हैं, लास्ट लेक्चर में बनाया था, बना चुके हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है, क्लियर है। अबे याद है, अभी अभी मल्टीपल न्यूरॉन या मल्टी न्यूरॉन का डायग्राम बना करके आए हैं हम लोग, अभी अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, है ना। ये है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाता है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाता है, क्लियर है, देख लो।
ये है, ठीक है। इतना डिटेल से बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग बना चुके हैं पहले पूरा डिटेल से, तो अब जस्ट नोट कर लो, एक रफ सा आइडिया याद रहे, ठीक है। ये वो न्यूरॉन है जो हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं, और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए कहाँ मिलेगा, तो देखो हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम में मैक्सिमम यही न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। तो इन आवर CNS कह दो और PNS, यानी पूरे के पूरे न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, समझ गए? ये है, नोट करो फिफ्थ टाइप मल्टीपोलर न्यूरॉन की। तो ये 5 टाइप्स थी, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूराइट्स, सेल प्रोसेसेस के नंबर कितने हैं, इस बेसिस पे ये 5 टाइप्स थी, ठीक है। हो गया, चलो आगे चलते हैं। ये 5 टाइप हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फिर फर्दर और टाइप्स की। अब सेकंड पॉइंट है टाइप्स में ही, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस, सेकंड पॉइंट लगाना ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम फंक्शन की बात करेंगे, क्लियर है। न्यूरॉन्स के फंक्शन कैसे हैं और इस बेसिस पे न्यूरॉन्स के टाइप्स कितने होंगे, ये डिस्कस करेंगे। ये हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे बात करें, क्लियर है। सेकंड टाइप फंक्शन के बेस पे अगर बात करें तो न्यूरॉन्स किस तरह के होते हैं, हमें समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल पढ़नी पड़ेगी। देखो क्या होता है, हमारे पास है ऑर्गन्स, क्लियर है। ऑर्गन्स पे होते हैं रिसेप्टर्स, जो किसी भी चीज को, किसी भी चेंज को सेंस करेंगे। चाहे वो एक्सटर्नल सेंस की बात कर लो, जैसे हमारे आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन है, चाहे वो इंटरनल रिसेप्टर्स की बात कर लो, ऑस्मोलरिटी, टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर, खिंचाव को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स हैं, ये होंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के, चाहे कोई से भी रिसेप्टर, वो चेंज को सेंस करेंगे, और इस सेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ भेजेंगे, इस सेंस को कहाँ भेजेंगे, हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पास, यानी हमारे CNS के पास भेजा जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा CNS है मानो, तो CNS के पास सिग्नल भेजे जाएंगे। क्लियर है, CNS के पास सिग्नल आ गए। अब ये सिग्नल लेकर के कौन आ रहा है, सेंस आ रही है, तो हम लोग कहते हैं ये सेंसरी नर्व है। क्लियर है, ये सेंसरी नर्व है, और यहां से फिर इन सिग्नल्स को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने का मतलब है इन सिग्नल्स पे फंक्शन किया जाता है, मतलब इनको समझा जाता है CNS में, ठीक है। इन सिग्नल्स का एनालाइजेशन होता है। अब CNS पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का बना हुआ है, तो ये जो न्यूरॉन एनालाइज कर रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ये इंटर न्यूरॉन। क्लियर है, इंटर न्यूरॉन। नेक्स्ट, फिर एनालाइज करने के बाद जैसा भी फंक्शन होगा ये CNS ऑर्डर देगा और सिग्नल वापस ऑर्गन के पास आएगा। ठीक है, सिग्नल वापस ऑर्गन के पास आएगा कि तुझे इस तरह से ये काम करना है। अब सिग्नल ऑर्गन के पास आ रहा है, ऑर्गन को एक्टिविटी करनी है, यानी फंक्शन करना है, यानी मोटर फंक्शन करना है, तो हम लोग इसे कहते हैं कि ये मोटर नर्व है। ये क्या है, मोटर नर्व है। समझ गए, क्लियर है। सेंसरी नर्व से गया, इंटर न्यूरॉन ने एनालाइज किया और मोटर नर्व के थ्रू वापस आ गया सिग्नल। अब देखो भाई ये नर्व है, नर्व फाइबर्स की, न्यूरॉन्स की रस्सियां होती हैं, कॉर्ड होती हैं, तो सेंसरी नर्व के अंदर प्रेजेंट होगा सेंसरी न्यूरॉन, है ना, यहां सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है,
ये है। और इसी तरह मोटर नर्व के अंदर होगा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। क्लियर है? तो भाई इस तरह हम लोग कह सकते हैं तीन तरह के न्यूरॉन्स फंक्शन के बेसिस पे, सेंसरी नर्व बनाने वाले सेंसरी न्यूरॉन, मोटर नर्व बनाने वाले मोटर न्यूरॉन, और जो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं जहां एनालाइजेशन होते हैं इंटर न्यूरॉन। क्लियर है? समझ गए? ये तीन तरह के न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। निपटाओ तो कंप्लीट करो, इसे समझते हुए बनाना। ऑर्गन से सेंसेस जाएगी सीएनएस में, फिर सीएनएस से वापस आएगी। ठीक है? ये हो गया। अबे हो गया क्या? चलो अब नेक्स्ट, अब फिर फर्दर हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। लगाओ थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ। अब किस चीज को बेसिस मान के डिस्कस कर रहे हैं? तो देखो अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की प्रेजेंस के बेस पे। क्लियर है? तो भाई माइलिन शीथ की जब प्रेजेंस की बात होगी ना, तो यहाँ फिर दोनों ही बातें हो जाती है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है या फिर माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो दो तरह के न्यूरॉन हो जाते हैं। क्लियर है? माइलिन शीथ की प्रेजेंस के बेस पे न्यूरॉन्स के दो टाइप हो जाते हैं, माइलिन शीथ है या माइलिन शीथ नहीं है। ठीक है? अब देखो जो वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ होती है उन्हें कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो फर्स्ट टाइप है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। क्लियर है? और सेकंड टाइप वो न्यूरॉन्स जिन पे माइलिन शीथ नहीं होती, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, नॉन माइलिनेटेड। क्लियर है? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब हमें डिफरेंस देखना है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बीच में। समझ गए? तो देखो माइलिनेटेड जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है, फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखो, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। चलो अगर पूछा जाए कि भाई माइलिन शीथ कैसे प्रेजेंट है, कहां से आई, तो माइलिन शीथ बनाने वाले स्वान सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ इसलिए प्रेजेंट है ना, स्वान सेल्स प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट, इस वजह से यहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट है। चलो अब नॉन माइलिनेटेड की बात की जाए तो नॉन माइलिनेटेड वो न्यूरॉन्स जिन पे माइलिन शीथ नहीं होती, जिन पे माइलिन शीथ नहीं होती, एब्सेंट है माइलिन शीथ, यानी यहां स्वान सेल्स नहीं होंगे, है ना। अबे गधो, यानी यहां स्वान सेल्स नहीं होंगे, बट यहां स्वान सेल्स होते हैं। माइलिन शीथ नहीं है बट स्वान सेल्स है, ध्यान देना इस चीज को। स्वान सेल्स दोनों तरह के न्यूरॉन्स पे होंगे, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो। तो भाई फिर माइलिन शीथ क्यों नहीं बन रही? क्योंकि माइलिनेटेड के केस में ये स्वान सेल्स एक्टिव हैं और नॉन माइलिनेटेड के केस में ये स्वान सेल्स इनएक्टिव हैं। ये क्या है? इनएक्टिव है। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये चीजें समझ आई। अब जो माइलिन शीथ होगी जिन न्यूरॉन्स पे, उनकी अपीयरेंस हमें जनरली व्हाइट दिखेगी, तो हम लोग कहेंगे ये न्यूरॉन्स बनाते हैं फॉर्म व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर बनाते हैं। क्लियर है? समझ गए? जबकि जिन न्यूरॉन्स पे माइलिन शीथ नहीं होगी वो उनकी अपीयरेंस थोड़ी ग्रे ग्रे दिखेगी, ग्रेइश अपीयरेंस होगी, तो हम लोग कहेंगे फॉर्म ग्रे मैटर, फॉर्म ग्रे मैटर। क्लियर है? ग्रे मैटर बनाएंगे। समझ आया? चलो अब माइलिन शीथ है, व्हाइट मैटर बन रहा है, तो माइलिन शीथ का बेनिफिट क्या होगा? यहाँ माइलिन शीथ का बेनिफिट होगा चार्ज लीक नहीं होगा, और लीक ना होने के साथ साथ सेकंड बेनिफिट होता है कि चार्ज की जो कंडक्शन है, यानी इंपल्स की जो कंडक्शन है, इंपल्स कंडक्शन जो है वो कैसी होगी? नॉन माइलिनेटेड के कंपैरिजन में फास्ट होगी। क्लियर है? जबकि नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ नहीं है, इस वजह से इंपल्स कंडक्शन कैसी होती है? वे कैसी होती है?
माइलिन शीथ नहीं है तो स्लो होगी। क्लियर है? अगर बात की जाए दोनों में कितना डिफरेंस होता है, तो मैं कहूंगा कि माइलिनेटेड में जो इंपल्स कंडक्शन है वो नॉन माइलिनेटेड के कंपैरिजन में 20% फास्टर है। क्लियर है? समझ गए? 20% फास्ट होता है इंपल्स कंडक्शन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के थ्रू। समझ रहे हो? चलो ये हुआ। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भाई माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं जिनके अंदर इंपल्स कंडक्शन फास्ट होता है, ये स्पेशल टाइप के एक कंडक्शन मैकेनिज्म के कारण है। माइलिन की प्रेजेंस के कारण एक स्पेशल कंडक्शन मैकेनिज्म आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जंपिंग जिनपिंग नहीं है रे, जंपिंग है, कूदने वाला, या कूद देंगे। चलो दूसरा इसे कहते हैं साल्टेटोरियल इंपल्स कंडक्शन का मैकेनिज्म है। इंपल्स कंडक्शन जंपिंग या साल्टेटोरियल इंपल्स कंडक्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि माइलिन शीथ ही नहीं है। समझ गए? क्योंकि माइलिन शीथ ही नहीं है इसलिए जंपिंग या साल्टेटोरियल इंपल्स कंडक्शन प्रेजेंट ही नहीं है। समझ रहे हो? ये डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंपल्स कंडक्शन फास्ट होगा क्योंकि जंपिंग साल्टेटोरियल मेथड होता है, व्हाइट मैटर बनाता है। चलो ये सब कुछ। नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखा जाए माइलिनेटेड में नॉन माइलिनेटेड में, तो और डिफरेंस हम लोग क्या बताएंगे? और डिफरेंस अगर यहाँ बताना हो तो हम एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं। जनरली एग्जांपल्स की बात की जाए तो पूछते हैं भाई माइलिनेटेड कहाँ होते हैं, तो माइलिनेटेड जो व्हाइट मैटर फॉर्म करने वाले न्यूरॉन्स हैं तो ये जनरली होंगे हमारे न्यूरल सिस्टम के कुछ पार्ट्स में, जैसे इन पोन्स, क्लियर है, इन मेडुला और इन स्पाइनल कॉर्ड। इन स्ट्रक्चर्स में तो ज्यादा होंगे। समझ गए? क्लियर है? और जबकि अगर बात की जाए ये कहाँ होंगे, इनकी अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलती है, एग्जांपल्स की बात की जाए तो ये ज्यादातर होंगे हमारे एएनएस में, इन एएनएस। अब एएनएस में क्या आता है? एएनएस में आती है भाई नर्व्स। ठीक है? यानी यहाँ दो पार्ट आते हैं, एसएनएस और पीएसएनएस। अब ये क्या है एएनएस, एसएनएस, पीएसएनएस? तो ये भाई हमारे न्यूरल सिस्टम का एक टाइप है। फर्दर डिस्कस करेंगे क्या होता है। मेनली ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम है। ठीक है? जिसमें से सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, दो पार्ट बन गए। यहाँ मेनली नर्व्स कंसीडर की जाती है इनवॉलंटरी ऑर्गन से रिलेटेड। क्लियर है? समझ गए? तो वो पार्ट नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का होगा। ये डिफरेंस है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बीच में। ये क्या है? डिफरेंस है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बीच में। समझ गए? निपटाओ इसे जल्दी। पोन्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड तो तुम लोग जानते हो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट पार्ट है। पोन्स, मेडुला हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं। ठीक है? हमारे सीएनएस के पहले ऑर्गन ब्रेन के पार्ट है, और ब्रेन में भी पीछे की तरफ हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। पोन है ये, पोन्स, PONS। स्पेलिंग ध्यान से भाई, कई बार गलती कर जाते हैं बच्चे। निपटाओ इसे। चलो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में डिफरेंस था। ठीक है? ये बातें होगी सारी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भाई अब देखो न्यूरॉन्स के टाइप्स भी डिस्कस हो गए हैं। हम लोगों ने तीनों बेसिस पे न्यूरॉन्स के टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब न्यूरॉन्स के टाइप्स कंप्लीट होते हैं तो हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के कुछ बचे हुए पॉइंट्स की। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अब न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज की बात आती है। न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं।
ठीक है, चलो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स। हेडिंग बनाओ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो भाई न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि न्यूरॉन्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिकली एक्साइट कर सकते हैं, मतलब जो खुद एक्साइट हो सकते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो सकते हैं, समझ गए। तो ये है कि पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी है, एक्साइटेबिलिटी है, एक्साइट हो सकते हैं न्यूरॉन अपने आप, ठीक है। सेकंड, एक्साइट हो सकते हैं यानी इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। अब जनरेट करके क्या इससे खेल लेंगे थोड़ी, इसको भेजेंगे, चलाएंगे, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्स को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ गए क्या है, कंडक्टिविटी प्रेजेंट है। अब देखो भाई ये कंडक्शन होगा यहाँ इंपल्स का, तो इस कंडक्शन की कोई ना कोई रेट भी होगी, है ना, इस कंडक्शन की कोई ना कोई रेट भी होगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ कंडक्शन। रेट ऑफ कंडक्शन तो जनरली बताया जाता है कि भाई न्यूरॉन्स के थ्रू जो इंपल्स कंडक्ट होते हैं, सिग्नल कंडक्ट होते हैं, उसकी रेट होती है 100 to 130 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 100 से 130 मीटर तक ये सिग्नल कंडक्ट किया जा सकता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। सॉरी, तो देखो हम लोगों ने कहा कि 100 से 130 मीटर पर सेकंड तक ये सिग्नल कंडक्ट किया जा सकता है, समझ गए, कंडक्ट हो सकता है यहाँ। तो ये तो स्टैंडर्ड रेट है। अब ये रेट क्या किसी चीज से इफेक्ट भी हो सकती है, क्या यहाँ रेट में कोई चेंज आ सकता है? हाँ, चेंज आ सकता है, अफेक्टेड हो सकती है। किस चीज से? तो पहली बात, ये रेट ऑफ कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। क्लियर है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ कंडक्शन भी बढ़ जाएगी। अबे जब हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी से लड़ रहे होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होता है तो सिग्नल्स तेज तेज आते हैं ना, हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस तेज हो जाते हैं ना, इस वजह से। चलो नेक्स्ट, हम लोग कह रहे हैं कि यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूरॉन के डायमीटर के, डायमीटर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायमीटर मतलब न्यूरॉन जितना चौड़ा होगा उतना ही तेज इंपल्स कंडक्शन होगा, उतनी ज्यादा रेट होगी। अब ये चीज यहां समझ नहीं आएगी, बट जनरली याद रख लो क्या होता है, डायमीटर ज्यादा होने से यहाँ कंडक्ट करने वाले स्ट्रक्चर्स की नंबर ज्यादा हो जाएगी, यानी न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट चैनल्स के नंबर ज्यादा हो जाएंगे और इस वजह से कंडक्शन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, रेट ज्यादा हो जाती है। तो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और भाई एक फैक्टर और है जो इफेक्ट कर सकता है, क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब एक चीज समझ लो, ये तुम्हें ऐसे तो समझ आए ना आए, से जरूर आ जाएगा, क्या कि भाई देखो रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम पीरियड है, इसको रिलेट करो, ये वो टाइम होता है जब घरवाली तैयार होने के लिए जाती है, मतलब घरवाली यानी लेडीज, बीवियां तैयार होने में टाइम लगाती है, तो हम लोग कहीं जाने में लेट हो जाते हैं ना, और यहाँ आने जाने की बात हो रही है, इंपल्स के कंडक्शन की बात हो रही है,
तो यहाँ भी कौन है, न्यूरॉन। न्यूरॉन तैयार होने में जितना टाइम लगाएगा कंडक्शन उतनी ही कम होगी, रेट ऑफ कंडक्शन भी उतनी ही कम होगी, उतना ही लेट जाएगा, है ना, समझ गए। तो ये वो टाइम पीरियड है जब न्यूरॉन प्रिपेयर होता है इंपल्स कंडक्शन। एक बार इंपल्स कंडक्ट कर दिया, दूसरी बार कंडक्ट करने के लिए जब तैयार होगा, समझ रहे हो, ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको हम लोग। दूसरी बार कंडक्ट करने के लिए जब तैयार होगा, उसमें जितना टाइम लगेगा वो रिफ्रैक्टरी पीरियड है। अगर ये ज्यादा हुआ तो लेट कंडक्ट होगा, अगर ये कम हुआ तो जल्दी कंडक्ट होगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, समझ गए। चलो अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ कंडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फैक्टर्स क्या हैं, तो देखो फैक्टर्स, पहला भाई एक केमिकल आता है CHCl3, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम लोग। एक सब्सटेंस है मेलाथायोन, और कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, कीटनाशी। ये तीन सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनकी वजह से रेट ऑफ कंडक्शन कतई डाउन चली जाती है या रेट ऑफ कंडक्शन रुक जाती है। क्लियर है, स्टॉप द कंडक्शन। अबे CHCl3 क्या है, तुम लोग केमिकल नाम जानते हो इसका? CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसे, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। मूवी में देखा है जॉनी लीवर बोतल निकालता है इतनी बड़ी 1 लीटर की, रुमाल पे गदर 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 डालता है, सबको बेहोश कर देता है, लास्ट में खुद ही बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म सूंघने से इंपल्स कंडक्शन बहुत डाउन चली जाती है, रुक जाती है, इस वजह से अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी आ जाती है, ये होता है, समझ गए। यही मेलाथायोन और इंसेक्टिसाइड के साथ है, इनको सूंघने से नहीं, इनको पीने से होता है, समझ गए। चलो, तो स्प्रे नहीं पीनी चाहिए, देखो साफ सी बात। अबे जनरली स्प्रे तो कहते हैं इसे देसी भाषा में। चलो ये है, ये वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ कंडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी थी न्यूरॉन की। और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो भाई देखो, और प्रॉपर्टी क्या है, और न्यूरॉन की प्रॉपर्टी है कि न्यूरॉन follows all or none's law, all or none's law, ठीक है, ऑल और नन्स लॉ को फॉलो करता है न्यूरॉन। अब ये ऑल और नन्स लॉ क्या है, समझो। ऑल और नन्स लॉ क्या है, मतलब भाई न्यूरॉन का फंक्शन करना डिपेंड है आने वाले स्टिमुलस। भाई न्यूरॉन एक्टिव होते हैं स्टिमुलस आने से, न्यूरॉन्स में इंपल्स जनरेट होता है, एक्साइट होते हैं वो स्टिमुलस आने से। और जब ये स्टिमुलस एक फिक्स वैल्यू का आएगा तभी न्यूरॉन्स काम करेंगे, नहीं तो ना काम नहीं करेंगे, और काम करेंगे तो सारे करेंगे, नहीं तो कोई नहीं करेगा। क्यों, कैसे, तो वो फिक्स वैल्यू होती है, उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर न्यूरॉन, ये जो स्टिमुलस आ रहा है न्यूरॉन के पास, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू का होगा तो एक्साइटेशन हो जाएगा, मतलब इंपल्स जनरेशन हो जाएगा, एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है, नहीं तो एक्साइटेशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू का हुआ तो एक्साइटेशन हो जाएगा। अगर कोई कहे भाई थ्रेशोल्ड वैल्यू से थोड़ा सा कम कर दूं तो, मतलब सब थ्रेशोल्ड कर दूं तो क्या होगा, एक्साइट होगा या नहीं? सब थ्रेशोल्ड वैल्यू का कर दूं तो भाई करके देख ले, एक्साइट नहीं होगा, नो एक्साइटेशन। क्लियर है, नो एक्साइटेशन, न्यूरॉन्स एक्साइट नहीं होंगे अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू का हुआ। फिर कोई कहे चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, ना थ्रेशोल्ड रखते हैं ना सब थ्रेशोल्ड रखते हैं, ठीक है, एक बीच वाली मात्रा ले लेते हैं, सब थ्रेशोल्ड ले लेते हैं। क्लियर है, सब थ्रेशोल्ड, सब थ्रेशोल्ड वैल्यू का अगर स्टिमुलस आए तो क्या होगा भाई, तो फिर भी इतना भी गया बीता, इतना भी फिटा नहीं है, कौन, न्यूरॉन एक्साइट हो ही जाता है, तो यहां एक्साइटेशन हो जाएगी। क्लियर है, समझ गए। तो
ओल और नन स्लो का मतलब है जब थ्रेशोल्ड वैल्यू का आएगा तभी न्यूरॉन एक्साइट होगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस मिलेगा तभी न्यूरॉन एक्साइटेशन करेगा, नहीं तो एक्साइटेशन करेगा नहीं। देखो सीधी सी बात है, न्यूरॉन भी कतई मतलब अड़ा पड़ा है यहाँ, ठीक है, समझ गए। तो न्यूरॉन फॉलो ओल और नन्स लॉ। कॉपी के हेडर में लिख लेना, यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स के साथ साथ मसल्स जो है ना, मसल्स ऑल्सो फॉलो ओल और नन्स लॉ। मसल भी ऑल और नन्स लॉ फॉलो करती है, न्यूरॉन्स तो करते ही करते हैं, मसल भी ऑल और नन्स लॉ फॉलो करती है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यानी एक्साइट होंगे तो सारे एक साथ होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं, ठीक है। सल्टाए तो सबको सल्टाए, एक आधा तो नहीं मरेगा, ये वाली बात है। अबे गधे का मतलब सारे, नन का मतलब कोई नहीं। अबे बावली बूझ क्या खा के पैदा किया था रे? ओल कौन से साइंटिस्ट का नाम होता है? और अलग अलग लिख रहा हूं, ओल और नन्स लो बता रहा हूं, एक साथ सारे एक्साइट होंगे, एक साथ सारे एक्साइट नहीं होंगे। थोड़ा तो कुछ कहना नहीं चाहता इस बारे में, इस मैटर को यहीं रोक देते हैं, अपने मैटर पे वापस आते हैं। तो ये है भाई न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज, कि न्यूरॉन्स क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग, ठीक है। न्यूरॉन्स थ्रेशोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं, क्लियर है, समझ रहे हो तुम लोग। चलो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है न्यूरॉन्स से रिलेटेड। अब इससे आगे थोड़े से पॉइंट और देखते हैं हम लोग, एक दो पॉइंट और हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया, अब आगे डिस्कस करते हैं। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी जो सिर्फ न्यूरॉन्स के पास ही होती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा पॉइंट है? तो वो पॉइंट है भी हम बात करेंगे कि हमारे इन न्यूरॉन्स से नर्व कैसे बनती है, क्लियर है। न्यूरॉन से नर्व कैसे बनती है? भाई न्यूरॉन्स तो एक सेल है, इससे पूरी रस्सी, पूरा ये जो कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नर्व कैसे बनती है ये डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास एक न्यूरॉन है, क्लियर है। न्यूरॉन की जो कवरिंग होती है ना, न्यूरॉन की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम। वैसे इसकी जो मेम्ब्रेन है वो न्यूरिलिमा है, बट इसकी कवरिंग को एंडोन्यूरियम कहेंगे। ये न्यूरॉन्स मिलकर के एक बंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्व बंडल, नर्व बंडल, क्लियर है। या फिर इसे साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है फेशिया या फेसिकुली, फेसिकुली, क्लियर है। फेसिकुली या नर्व बंडल ये बनता है। अब अगर बात की जाए फेसिकुली या नर्व बंडल की कवरिंग की, क्योंकि कवरिंग तो यहां भी होगी, जब बंडल बनेगा तो उनको एक कवरिंग में इनक्लोज करना पड़ेगा, तो ये कवरिंग होती है पेरिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, क्लियर है, समझ गए। चलो अब पेरिन्यूरियम कवरिंग के अंदर इनक्लोज स्ट्रक्चर नर्व बंडल, और ये नर्व बंडल बहुत सारे मिलकर के, मतलब बहुत सारी फेसिकुली मिलकर के क्या बनाती है, बहुत सारी फेसिकुली मिलकर के एट लास्ट बना देती है नर्व, क्लियर है। क्या बना देती है, नर्व बना देती है। और पूछे भाई नर्व की कवरिंग क्या होगी, मतलब नर्व पे कौन सी कवरिंग होगी, जैसे अब तक इन दोनों की बात की है, तो नर्व पे कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्टोन्यूरियम, ठीक है, एक्टोन्यूरियम। तो एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एक्टोन्यूरियम, तीन तरह की कवरिंग्स है किस पे, एंडोन्यूरियम न्यूरॉन, या फिर हम लोग कहें नर्व फाइबर की कवरिंग है। ये किसकी कवरिंग है, नर्व फाइबर की, इसी का दूसरा नाम है ना नर्व फाइबर, नर्व सेल, तो इसकी कवरिंग है, ठीक है। इससे मिलकर के इस तरह नर्व बनती है, समझ रहे हो, इस तरह बनती है यहाँ
नर्व जो स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं, ये नर्व इस तरह बनाई जाती है, समझ गए। तो ये सेम प्रोसीजर मसल में भी होता है, इसी तरह मसल फाइबर्स मिलकर के मसल बंडल और मसल बंडल मिलकर के एक मसल बनाते हैं, तो यही सेम नर्व के अंदर केस है, ठीक है। कवरिंग्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एक्टोन्यूरियम, ये कंफ्यूज करता है पॉइंट। कैसे? एंडोन्यूरियम याद रह जाता है सबसे अंदर है, तो एक तरह से याद रख लो एक्टोन्यूरियम सबसे बाहर है, फिर पेरी जो बीच में बच गया उस पे पेरिन्यूरियम है, क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है पेरी और एक्टो में हमेशा, ठीक है। तो एंडो सबसे अंदर, तो एक्टो सबसे बाहर यानी नर्व के ऊपर कवरिंग है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूरॉन से नर्व कैसे बनती है, क्लियर है। इससे आगे के कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो अपन कल डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे इससे आगे, ठीक है। ओके, आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं, गुड बाय।